देवी तावड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की जो है अपना पाठ्यक्रम है उसमें रीतिकाल का जो रीतिकालीन काव्य है उस पुस्तक में आपका जो प्रश्न बनता है जो परीक्षा में आता है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है रीतिकाल की विविध परिस्थितियों का विवेचन, यानी वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे रीतिकाल का उदय हुआ था वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो रीतिकाल का जो समय भूमिका के रूप में मैं बताऊं आपको, परिचयात्मक रूप में बताऊं तो रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निर्धारित किया वो था आपके 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक था। विक्रम संवत तक, यानी अगर विक्रम संवत की बात करें तो आपके ये 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक जो था रीतिकाल का समय रहा। अगर इस मिशन की बात करें तो 1643 से लेकर के आपके 1843 ईस्वी तक रहा रीतिकाल का समय। अब रीतिकाल को जो है उस समय क्या कहा जाता था, अलग विद्वान है रीतिकाल को किसी ने अलंकृत काल कहा, किसी ने रीतिकाल को कलाकार नाम दिया, किसी ने विद्वानों ने इसको श्रृंगार का नाम दिया और किसी ने इनको अलंकरण काल नाम दिया। इस तरह से किसी ने इसको रीतिकाल नाम में दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग है वो रीतिकाल की जो नामकरण है वो किया। और रीतिकाल में जो मुख्य जो बात थी वो थी कि यहाँ इस समय काव्य जो सिद्धांत थे और जो काव्यान विवेचन किया गया था वो इस काल में किया गया था। काव्यान विवेचन, काव्यान विवेचन का मतलब काव्य के जो अंग है, काव्य के अंग अगर देखें तो आपके वो होते हैं कौन, छंद है, आपके अलंकार है, या आप गुण कह सकते हो, रीति कह सकते हो, या आपके रस है। ये जो चीजें मिलकर के काव्यांग बनता है, काव्य के अंग है ये। तो इनका विवेचन रीतिकाल में खूब मात्रा में हुआ। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी रीतिकाल के जो कवि थे वो आचार्य बनने की होड़ करते थे, आचार्य बनना चाहते थे, संस्कृत साहित्य का उन्होंने अनुसरण किया और वो आचार्य और कवि की जो प्रतिष्ठा है वो प्राप्त करना चाहते थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि रीतिकाल का जो समय था वो आपके मुगल साम्राज्य का जो समय, मुगल शासन था। मुगल शासनों में आपके बाबर से लेकर के बाबर, हुमायूं और अकबर का समय को छोड़ करके जो आगे शाहजहां और जहांगीर का जो समय था, तो उस समय जो रीतिकाल था वो खूब मात्रा में पनपा। रीतिकाल के जो साहित्य जो है वो उस समय लिखा जाने लगा। अब ये आपको बताऊं कि शाहजहां का समय मुगल काल में स्वर्ण काल से जाना जाता है। मुगल शासन में ये स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां का समय। शाहजहां का समय मुगल काल का स्वर्ण युग था। अब इस समय जो शाहजहां था वो बहुत सारी जो साहित्य इत्यादि कलाएं उनमें रुचि भी लेता था, लेकिन साथ ही साथ शाहजहां विलासी प्रवृत्ति का था और स्वयं जो अपनी बड़ाई या अपनी प्रशंसा है वो सुनने की वो इच्छुक रखता था। इसीलिए उस समय की जो जनता थी या उस समय का जो राज दरबार था, सामंत व्यवस्थाएं थी, वो भी यथा राजा तथा प्रजा के जो सिद्धांत पर चलने वाली थी। जैसा राजा है वैसी प्रजा होने लगी, अर्थात तो वो भी अपनी प्रशंसा सुनना चाहती या इस प्रकार से विलासी जो प्रवृत्ति है उनमें दिखाई देने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दरबारी, जो राज दरबारी जो लोग थे, धनी जो लोग थे, सामंत लोग थे, वो भी उसी की प्रकार से राजा की तरह ही अनुसरण वो करने लगे। मुख्य बात ये है। और उसके साथ साथ जो राज दरबारों में जो उन्हीं कवियों को सहारा दिया जाता था, आश्रय दिया जाता था, जो उनको अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने। बहुत मुख्य बात है ये कि राज दरबारों में उन्हीं कवियों को आश्रय यानी सहारा मिलता था, जो
आश्रयदाताओं को, अपने आश्रयदाता को प्रसन्न कर सकता, प्रसन्न कर सकती। अर्थात इस भाव इसको समझिए कि वो ज़्यादातर, क्योंकि रीतिकाल का जो साहित्य था वो एक तरह से क्या था, दरबारी साहित्य था, दरबारी साहित्य था। इसका सामाजिक जीवन से बहुत कम जुड़ाव था। केवल दरबार में रहते, राजा की प्रशंसा करते, राजा की बढ़ाई करते, राजा का श्रृंगार इत्यादि का वर्णन वो करते थे। राजा प्रसन्न होकर के उनको जो स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि देते थे। कोई गांव वगैरह है वहाँ का वो उनको सामंत इत्यादि बना जाए, जमींदार इत्यादि बना देते। तो वो इसी प्रकार से राजा को खुश प्रसन्न करने के लिए ही साहित्य वो लिखने का उनका उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि उस समय जो कविताएं लिखी जाने लगी उसमें यथार्थ जीवन का कोई जो है विचार वो नहीं किया करते थे। कभी यथार्थ जीवन की अपेक्षा, यानी जो यथार्थ जीवन है या यूं कहें वास्तविक जो जीवन है उसकी अपेक्षा वास्तविक जीवन से उनको कोई सरोकार वो नहीं रह गया था। केवल चमत्कार दिखाने की ही होड़ में रहा करते थे। कविता के द्वारा चमत्कार दिखाने में ही अपनी कविता को सार्थक मानता था। यानी जो रीतिकाल का जो कवि था, रीतिकाल के जो कवि थे वो यथार्थ जीवन से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया। वे केवल अपनी कविता में चमत्कार दिखाने का ही जो है अपनी कविता की जो एक तरह से सार्थकता वो मानने लगे थे। ये रीतिकाल के कवियों की मुख्य विशेषता थी, यह मुख्य जो भाव उनका था। अब एक बात इसमें यह है कि इस समय की जो कविता थी रीतिकाल की, इस समय की कविता में जो है भाव कौन सा था, स्वांत सुखाय का भाव न होकर के, बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वांत सुखाय का भाव, स्वांत सुखाय के भाव के स्थान पर स्वामी सुखाय हो गई, स्वामी सुखाय हो गई। इस समय की जो कविता थी वो स्वांत सुखाय यानी अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने सुख के खातिर कविता कवि लोगों ने, जहाँ पर भक्ति काल, अगर रीतिकाल से पहले अगर भक्ति काल की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो वहाँ पर भक्ति काल के जो कवि थे वो स्वांत सुखाय की कविता लिखते थे। स्वांत सुखाय बहुजन हिताय के नाम से कविताएं होती थी, उनका भाव यह रहता था। लेकिन रीतिकाल तक आते आते स्वांत सुखाय की जगह लोग अपने राजा, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए कविता लिखने लगे, अर्थात स्वामी सुखाय उनका ध्येय हो गया। आगे इनकी बात करें तो ये रीतिकाल में जो कवि हैं उन कवियों ने स्थूल सौंदर्य का खूब जो वर्णन अपनी कविता में किया। तो स्थूल सौंदर्य का वर्णन है कवियों ने किया, यानी नारी का जो भारी अंगों का जो वर्णन है वो रीतिकाल के कवियों ने खूब किया। अर्थात इन जो कवि थे इन्होंने अब खुल करके नारी के जो अंग हैं उनका एक तरह से कामुक जो सौंदर्य है या नक्सिक वर्णन है वो इस समय के कवि लोगों ने खूब वर्णन है वो किया। यानी वे खुलकर नारी के कामुक सौंदर्य अर्थात या अथवा आपके नक्सिक वर्णन है वो करने लगे। तो ये उस समय की विशेषता थी एक तरह से वहाँ की कि वो नारी का है वो जो एक आदर्श रूप होता है उसका वर्णन न करके केवल नारी को एक भोग की वस्तु मान करके उनका कामुक सौंदर्य या नक्सिक वर्णन है वो करने लगे। इसके साथ ही अगर मुख्य बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ भक्ति काल में राधा और कृष्ण को जो कवि है अपने आराध्य इष्ट के रूप में अपने आराध्य इष्ट के रूप में वो लेकर के जो कविता है वो लिखते थे, वही रीतिकाल तक आते आते इन कवियों ने क्या किया, वही राधा और कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में चित्रण करके काम वासना का प्रतीक बना दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति काल में जहाँ राधा व कृष्ण
इन कवियों के क्या हुआ करते थे, इन कवियों के इष्ट या आराध्य के रूप में होते थे। वहीं अब नायक नायिका के रूप में काम वासना के प्रतीक बन गए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो भाव मुख्य बात ये थी कि जो राधा और कृष्ण भक्ति काल में ये जो है अपना उन कवियों का आराध्य इष्ट हुआ करते थे, वो रीति काल में आते आते वही नायक नायिका जो राधा कृष्ण वो नायक नायिका के रूप में चित्रित होने लगे। इस प्रकार से अगर बात करें तो रीति काल में एक तरह से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो दृष्टिकोण से एक तरह से पतन की ओर ये गया था। रीति काल में सभी जगह, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे साहित्यिक स्तर हो, सब में एक तरह से वो क्या एक पतन की ओर ही वो जाने लगे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इसकी जो भूमिका है वो पढ़ी। अब आगे के जो सत्र होगा, आगे का जो वीडियो होगा, उसमें हम रीति काल की जो परिस्थितियाँ होगी उनका पूरा वर्णन हम पढ़ेंगे। उसमें सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और आपकी साहित्यिक परिस्थितियाँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से, इसलिए इस प्रश्न को हम ठीक से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जय भारत, जय हिंद।